प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से 3 विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। दोनों देशों को जोड़ने वाले 2 रेल प्रोजेक्ट और मेगा पावर प्लांट का हुआ शुभारंभ। हरियाणा आज बन रहा है अपना 58वां स्थापना दिवस। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। राजभवन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल करनाल में होने वाले लाभार्थी सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि करेंगे शिरकत। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने तैयारियों का लिया जायजा। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय रत्नावली महोत्सव का हुआ समापन। 3 दिवसीय महोत्सव में 3000 से अधिक कलाकारों ने दिखाई अपनी प्रतिभा। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आज भारत की सहायता से तैयार 3 विकास परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क, खुलना मंगला बंदरगाह रेल लाइन और उत्तरी मैत्री सुपर थर्मल बिजली संयंत्र की इकाई 2 शामिल हैं। अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क परियोजना भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश को दी गई 392.52 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता के तहत तैयार की गई है। बांग्लादेश में 6.78 किलोमीटर लंबी दोहरी गेज रेल लाइन और त्रिपुरा में 5.46 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के साथ रेल संपर्क की कुल लंबाई 12.24 किलोमीटर है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर कहा कि हमारे संबंध लगातार नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में हमने मिलकर जो काम किए हैं वो इससे पहले कई दशकों में भी नहीं हुए थे। नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में हमने मिलकर जितना काम किया है, इतना काम कई दशकों में भी नहीं हुआ था। हमने बॉर्डर पर शांति, सुरक्षा और स्थिरता की बहाली के लिए दशकों से लंबित लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया और मैरीटाइम बाउंड्री को भी सुलझाया। दोनों देशों के लोगों की साझा अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पूरा करने के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के विकास पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी पहल कोविड-19 महामारी के दौरान एक जीवन रेखा साबित हुई है। हमारे आपसी सहयोग से बांग्लादेश की ऊर्जा सुरक्षा को बल मिला है। पीएम ने कहा कि बांग्लादेश का सबसे बड़ा विकास भागीदारी होने पर हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। कोविड महामारी के दौरान लाइफलाइन का काम किया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने 4000 टन से ज्यादा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भारत से बांग्लादेश पहुंचाई। पिछले 9 सालों में भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र पर 4 नए इमिग्रेशन चेकपोस्ट खोले गए हैं। हमारे आपसी सहयोग से बांग्लादेश की एनर्जी सिक्योरिटी को बल मिला है। ऊर्जा के क्षेत्र में बांग्लादेश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुआ है। 3 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन अवसर पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दोनों देशों के बीच दोस्ती के बंधन को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता के लिए आभार व्यक्त किया। Minister Sri Narendra Modi today to inaugurate 3 projects: Akhaura Agartala Rail Link, Khulna Mongla Port Rail Link Project, and Unit 2 of the Maitri Super Thermal Power Plant Project.
The joint inauguration of these important projects manifests the firm friendship and collaboration between our two friendly countries. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर कहा कि हरियाणा के अपने सभी परिवारजनों को राज्य के स्थापना दिवस पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। इस प्रदेश ने हमेशा ही कृषि और रक्षा जैसे बड़े क्षेत्रों में देश को महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहाँ के युवा इनोवेशन की दुनिया में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। मेरी कामना है कि विकास के हर मानदंड में यह राज्य नए नए कीर्तिमान गढ़ता रहे। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी प्रदेशवासियों को हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं दी। आज ही के दिन 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा 17वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि सबसे पहला सबने राम राम, प्रदेश में म्हारे हरि का नाम, पगड़ी बढ़ाती मारी शान, दामन चुंदड़ी का से मारा परिधान, देश की रखवाली करते म्हारे वीर जवान, लहलहाती फसला में म्हारे किसान की पहचान, सब तो ज्यादा मेडल लेके आवे मारे धाकड़ पहलवान, दादा लक्ष्मी चंद बरगे कलाकार से मारा मान, गीता उपदेश स्थली हरियाणा की धरती मारा अभिमान। प्रदेश के 58वें स्थापना दिवस के मौके पर चंडीगढ़ स्थित हरियाणा राजभवन में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर हरियाणा सहित मध्य प्रदेश और राजस्थान के कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के समापन अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सभी कलाकारों के साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में बुधवार को हरियाणा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं विश्वविद्यालय परिसर में ही हेरिटेज विलेज की आधारशिला रखी गई। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजबीर सिंह ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। हरियाणा दिवस पर कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर समा बांध दिया। इस अवसर पर कुलपति ने कहा कि हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए ये विरासत ग्राम एक बेहतरीन परियोजना है। विद्यार्थियों और युवा पीढ़ी को हरियाणा की गौरवशाली सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं से भी अवगत कराया जाएगा। पर्यटन के दृष्टिकोण से भी विरासत ग्राम एक महत्वपूर्ण परियोजना है। हरियाणवी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने में जुटे रंगकर्मी हरविंदर मलिक ने कहा कि इस विरासत ग्राम में शिल्पकारों, कलाकारों, छायाकारों, संस्कृति कर्मियों को अपनी कला प्रदर्शनी के लिए स्थान मिलेगा। भविष्य में यह हरियाणा विरासत ग्राम पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनेगा। हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, युवा पीढ़ी जो है उससे विमुख होती जा रही है। मुझे लगता है कि कुछ ऐसे सिंबल कह लीजिए या ऐसे चिन्ह कह लीजिए या ऐसी भी जो विरासत है उसको ना केवल संजोए रखने की आवश्यकता है, बल्कि उसको युवा पीढ़ी के साथ उसको साझा करने की, उस वैल्यूज़ को उनमें वो वैल्यूज़ इनकलकेट करने की भी आवश्यकता है। और किसी भी शिक्षण संस्थान के लिए मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है कि वो शिक्षा के साथ साथ, यानी एक डिसिप्लिन स्पेसिफिक जो है शिक्षा है, उसके साथ साथ में हमारी जो वैल्यूज़ हैं, खासकर जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, उनकी शिक्षा भी उनके साथ साझा की जाए। हमारा जो जनजीवन है, ओढ़ने का, पहनने का, खेत का, क्यार का और हमारे रीति रिवाज, वो सारी चीज़ें हम एक छत के नीचे यहाँ पे जो बनेगा ना, उसमें तकरीबन वो सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर सीजन के अनुसार क्या क्या खाया जाएगा, क्या होंगे, डाकड़ा का निबेरा है, कुंदरी का निबेरा है, तो विरासत में हमारे वो भी चीज़ थी। तीज त्यौहार भी हम अपने पिंक पांग गालन का भी आर्डर पूरा होगा। चीज़ें तो रखेंगे। अगर हमारे परिवहन के साधन क्या क्या थे, ओढ़न के थे, जल के प्रबंध थे, तो कोशिश है कि इसके नीचे हम ये सारी चीज़ें करे रखकर, ये बहुत अच्छी पहल हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के समापन समारोह में शामिल हुए। देश के कोने कोने से 2 लाख से ज्यादा जगहों से आई मिट्टी कर्तव्य पथ पर एकत्रित की गई है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर बनने वाली वाटिका में इस मिट्टी का इस्तेमाल किया जाएगा। पीएम ने देश के नायकों के योगदान को याद करते हुए कहा कि देश उनके बलिदान को कभी भूल नहीं सकता।
पीएम मोदी ने इस मौके पर माई भारत कार्यक्रम की शुरुआत भी की। चंदन से भी प्रिय ऐसी चेतना को प्रधानमंत्री ने माथे से लगाया। राष्ट्र की एकता, समरसता और बलिदानी वीरों के प्रति सम्मान के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान का आह्वान किया था। देश के कोने कोने से आई मिट्टी कर्तव्य पथ पर आकर एक हो गई है। इस मिट्टी में विकसित भारत के बीच अंकुरित होंगे। प्रधानमंत्री ने कर्तव्य पथ पर पंच प्राण की शपथ भी ली। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर को पहला पुरस्कार, गुजरात को दूसरा और हरियाणा को तीसरा स्थान मिला। वहीं प्रधानमंत्री ने मंत्रालयों को भी पुरस्कृत किया, जिसमें विदेश मंत्रालय को पहला, रक्षा मंत्रालय को दूसरा और तीसरा पुरस्कार शिक्षा व रेल मंत्रालयों को संयुक्त रूप से दिया गया। प्रधानमंत्री ने अमृत महोत्सव स्मारक का शिलान्यास किया और कहा कि अमृत वाटिका पीढ़ियों को प्रेरणा देगी। इस मौके पर केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। घर से मिट्टी एकत्र करने गए तो माता बहनों ने भावुक होकर तिलक भी किया, वंदन भी किया, यहां तक कि मिट्टी के साथ कई बार पैसे तक डालने के लिए आ जाती थी। उनकी भावना आपके प्रति और देश को मजबूत करने के प्रति आज और भी मजबूत हो जाती है। जब देश के करोड़ों घरों से आई मिट्टी को आपने नमन करके तिलक किया, ये देश के घर घर तक एक बड़ा संदेश आपने दे दिया है। मैं ये कह सकता हूं, इस कार्यक्रम का प्रतिफल इतना विराट और विशाल होगा कि युगों युगों तक हमारे आने वाली पीढ़ियों को देश प्रेम की प्रेरणा ये देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का प्रतिफल इतना विराट और विशाल होगा कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को देश प्रेम की प्रेरणा देता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भारत के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत संगठन की नींव रखते हुए माई भारत पोर्टल का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के राष्ट्र निर्माण में मेरा युवा भारत संगठन अहम भूमिका निभाएगा। यह एक ऐसा एकीकृत पोर्टल है जो अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। यह युवाओं को प्रोग्राम और उनकी रुचियों को नया आकार देगा। यह उनके कौशल और सामर्थ्य को निखारेगा और देश के युवा आपस में जुड़े रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल करनाल में होने वाले लाभार्थी सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हरियाणा भाजपा के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष सांसद नायब सैनी ने सम्मेलन स्थल का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद वे भाजपा कार्यालय करण कमल पहुंचे, जहां भाजपा नेताओं के साथ विचार विमर्श किया। इस दौरान एक प्रेस वार्ता में प्रदेशाध्यक्ष नायब सैनी ने कहा कि करनाल में होने वाले इस अंत्योदय महासम्मेलन की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि इस अंत्योदय सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केंद्र व राज्य की कल्याणकारी योजनाओं, आयुष्मान भारत, चिरायु हरियाणा, वृद्धावस्था पेंशन और परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों से भी मिलेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री अपनी सरकार के 9 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। आदरणीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं और हमारे हरियाणा प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ रहेंगे। व्यवस्थाओं के बारे में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं चलाई, जो मुख्यमंत्री जी ने योजनाएं चलाई, ऐसे जो बेनिफिशरीज हैं उन बेनिफिशरीज से आदरणीय अमित शाह जी यहाँ सीधा इंटरेक्शन उन लोगों से करेंगे। उनको क्या क्या लाभ मिले हैं, क्या क्या सुविधाएं सरकार ने दी हैं, उसको लेकर के एक बड़ा कार्यक्रम अंत्योदय महासम्मेलन यहाँ पर हो रहा है। उसकी तैयारियों का आज जायजा लेने के लिए यहाँ आए हैं। आदरणीय अमित शाह जी यहाँ पधार रहे हैं। उनका जोरदार स्वागत हरियाणा की तरफ से हम करेंगे। हरियाणा को बड़े गौरव की बात है कि अमृत महोत्सव के तहत हरियाणा को 3rd प्राइज मिला है। जो कार्य किया है उसके लिए, क्योंकि हरियाणा सरकार को और जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय रत्नावली महोत्सव का कल रंगारंग समापन हो गया। इस अवसर पर स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संगठक सतीश कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं सुपवा के कुलपति अभिनेता गजेंद्र चौहान और भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर सुदेश चिकारा विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संगठक सतीश कुमार ने कहा कि रत्नावली के माध्यम से हरियाणवी संस्कृति की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कायम हुई है। ये हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा प्रयास है। हम लोग दूर दूर से आए हैं, यहाँ के भी लोग काफ़ी दूर से आए हैं। ये कार्यक्रम सफल हो और इसके कारण से हरियाणा की संस्कृति का सारे देश को परिचय हो, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। इस अवसर पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि यह एक वार्षिक उत्सव है जहां उत्साह के साथ कलाकार अपने हुनर का प्रदर्शन करते हैं। वहीं विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक विभाग के निदेशक डॉक्टर महासिंह पूनिया ने कहा कि रत्नावली उत्सव में 3000 से ज्यादा कलाकारों की प्रस्तुतियां रही। रत्नावली उत्सव प्रदेश के कलाकारों के लिए एक बड़ा मंच साबित हुआ है। हर्ष उल्लास के साथ ये पूरा आयोजन का आज समापन हो रहा है। हमारे फाइन आर्ट्स के बच्चों ने जो यहाँ पर एग्जीबिशन लगाई है, सबने उसकी बहुत तारीफ करी है। बच्चे अपने पाँवों पर खड़े कैसे हों। इसके अलावा हरियाणा की संस्कृति को सहेजने के लिए जो विभिन्न विधाएं यहाँ पर आयोजित करी गई हैं, उसका बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ है। मेरी आयोजकों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत ही उत्साहपूर्ण कार्यक्रम रहा और 4 दिन तक मतलब 3000 से ज्यादा कलाकारों ने भाग लिया। बहुत सी विधाओं में यहाँ दमोड़ा मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, खुले मंच पर सांघिक कार्यक्रम हुए, अलग अलग मंच पे आज रागनी का कार्यक्रम भी चल रहा है और हरियाणवी नृत्य भी। इस प्रकार अपने आप में रत्नावली एक ऐसा ब्रांड बन करके सामने आया है कि जिसके माध्यम से पता चलता है कि पूरे विश्व में रत्नावली और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की धूम है। जय हरियाणा, जय रत्नावली। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर आज देश भर में करवा चौथ का पर्व श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और तरक्की के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में त्योहार से पहले बाजारों में खूब रौनक और चहल पहल दिखाई दी। कपड़े, गहनों से लेकर गिफ्ट आइटम और पूजा सामग्री की जमकर खरीदारी की जा रही है। महिलाओं ने अपने हाथों में मेहंदी के सुंदर डिजाइन बनवाए। आज करवा चौथ का चांद रात 8:15 पर निकलेगा। उस समय व्रती महिलाएं अर्घ्य देंगी, चंद्रमा की पूजा करेंगी, उसके बाद पारण करके व्रत को पूरा करेंगी। करवा चौथ का पर्व आज प्रदेश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दिन सुहागिनें अपनी पति की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं और व्रत रखती हैं। पंचांग के अनुसार करवा चौथ कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। करवा चौथ के दिन निर्जला व्रत रखकर चंद्रोदय के बाद महिलाएं अपना व्रत पारण करती हैं। हिसार में भी सुहागिनों ने अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए व्रत रख रही हैं। इस अवसर पर शहर में महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा पहनकर व नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। स्थानीय महिलाओं ने बताया कि वे अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए करवा चौथ का त्यौहार मनाती आ रही हैं। इस खास मौके पर सामूहिक रूप से महिलाएं एकत्रित हुई। उन्होंने कहा कि हर वर्ष इस व्रत का हमें इंतजार रहता है। आज इस कार्यक्रम में सब महिलाएं बड़े हर्षोल्लास के साथ करवा चौथ मना रही हैं। उन्होंने कहा कि देर शाम तक यह कार्यक्रम चलता रहेगा, जिससे चांद निकलने के इंतजार का भी एहसास नहीं होगा। करवा चौथ का प्रोग्राम रख रखा है। सारी महिलाएं इतनी सज धज के आई हैं यहाँ पे और बहुत ही खुश हैं। अब शाम तक हमारा ये प्रोग्राम चलेगा, हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि चांद कब निकल आया। सदियों से ये त्यौहार मनाते आ रहे हैं अपने पति की दीर्घायु की कामना लेकर। घर में खुशहाली आती है और सबसे अच्छी बात है कि खुद के लिए कुछ करने में मज़ा आता है। मतलब काफ़ी दिन पहले से तैयारियां शुरू करके सिर्फ इस एक खास दिन के लिए जो साजो श्रृंगार के साथ हम करती है ना, और जो सेलिब्रेट करती हैं वो दिन को, वो वाकई एक अलग ही चार्म होता है उसका। करवा चौथ का त्यौहार औरतें अपने पति की दीर्घायु के लिए मनाती हैं और बड़ी हर्षोल्लास और साजो श्रृंगार से मनाती हैं। तो मैं मेरी सारी बहनों को उनके पति की लंबी आयु के लिए आशीर्वाद देती हूँ और शुभ मानती हूँ कि उनके लिए आगे का जीवन बहुत ही सुखमयी हो।
करवा चौथ का त्यौहार जो पूरे ही इंडिया में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, उसको मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मुझे भी 21 साल हो गए हैं ये व्रत रखते हुए, और बहुत खुशी होती है। हर साल इस व्रत का हमें इंतज़ार भी रहता है। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर कल नरवाना के खरल गांव में स्थित कन्या महाविद्यालय में ड्रग के खिलाफ एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें हिसार मंडल हिसार के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्रीकांत जागव ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने छात्राओं, युवा व अन्य उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि नशे के खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना होगा। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ड्रग्स को खत्म करने के लिए हरियाणा सरकार व हरियाणा पुलिस वचनबद्ध है। प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए हम गांव के स्तर पर कोशिश कर रहे हैं। नशे में संलिप्त लोगों की लिस्ट बनाई जा रही है। नशे की रोकथाम के लिए हमने टोल फ्री नंबर 8614011000 भी जारी किया है। वहीं जींद के पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने बताया कि नशे के खिलाफ अभियान में 3500 लोगों की पहचान की गई है और उन सभी का कैंप लगाकर ट्रीटमेंट किया गया है। अभी तक 350 लोगों ने पूरी तरह से नशा छोड़ दिया है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनने की अपील की। गांव स्तर पे, वार्ड स्तर पे कोशिश कर रहे हैं हम, वहाँ से लिस्ट बना रहे हैं जो लोग नशा बेचते हैं उनकी भी और जो लोग नशे में पड़ चुके हैं उनकी भी, ताकि हम दोनों तरफ कार्रवाई कर सके। जो नशे में पड़ चुके हैं उनको काउंसलिंग करके हम जगह जगह कैंप्स लगा रहे हैं, उनमें ला करके हम उनका नशा छुड़वाना चाहते हैं। इसमें फैमिलीज़ को भी हम मोटिवेट कर रहे हैं कि वो झिझके ना, शर्म ना करे कि अगर कोई ड्रग कर रहा है तो, और हमको बताए, हम उसको कोई अरेस्ट नहीं करने वाले, कोई किसी को बताने वाले नहीं, उसका नशा छुड़ाने वाले। लेकिन जो गांव में बेच रहे हैं उनको मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हर गांव की, हर वार्ड की हम सूची बना रहे हैं। हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं हैं। हमने टोल फ्री नंबर 2 जारी किए हुए हैं, हिसार रेंज का जो है 88 140 और 11000। इस पे जो भी सूचना आ रही है हम उस पर तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं। जो नशा कर रहे हैं उनकी सूचना आती है तो उनको ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं। 3500 के करीब ऐसे व्यक्ति हैं जो रेंज में आइडेंटिफाई हुए हैं और उन सभी का कैंप लगा के ट्रीटमेंट कराया गया है। ना केवल उनका मेडिकल बोर्ड की टीम द्वारा ट्रीटमेंट किया गया है, उनको सोशली और मोरली भी लगातार सपोर्ट जो वहाँ की पंचायत है और पुलिस विभाग के जो कोऑर्डिनेशन है उसे मिली है। अभी तकरीब 350 लोगों ने नशा छोड़ने की हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि उन्होंने पूरी तरह नशा छोड़ दिया है और हमारे प्रयास लगातार जारी रहेगा। एडीजी साहब के मार्गदर्शन में, इनके दिशा निर्देशों पर काम करते हुए जींद को बिल्कुल नशा मुक्त बनाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना वोकल फॉर लोकल अब साकार होता दिखाई दे रहा है। प्रदेश के लोग अब चाइनीज आइटम्स की बजाय देश के निर्मित उत्पाद इस्तेमाल करने लगे हैं। चाहे दीपावली हो या करवा चौथ हो या अन्य त्योहार हो, लोग जमकर मिट्टी की बनी चीज़ों की खरीदारी कर रहे हैं। इस बार करवा चौथ पर भी ज़्यादातर लोग मिट्टी के बने करवों की खरीदारी कर रहे हैं, तो वहीं दुकानदार मिट्टी के करवों को अलग अलग रंगों में सजाकर इन्हें नया रूप देने में लगे हैं। सिरसा जिले के लोगों ने बताया कि हमारे देश के जो त्यौहार जो मिट्टी से जुड़े होते हैं, जिनमें ज़्यादातर हमें मिट्टी से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि मिट्टी से उत्पाद बनाने वाले लोगों को अच्छा मुनाफा हो सके। इस बार जो है लोगों का चाइनीज़ चीज़ों की तरफ जो है रुझान कम देखने को मिला है और हमारी हमारी इंडिया की बनी हुई जो मिट्टी की चीज़ों हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं लोग और ज़्यादा से ज़्यादा उनका यूज़ किया जा रहा है, लोग लेके भी जा रहे हैं। और हमें यही है कि मिट्टी की चीज़ों का, हमारी इंडिया से बनी हुई चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इससे पर्यावरण भी अच्छा रहता है, पोल्यूशन कम से कम होता है और हम देश के कारीगर हैं, उन लोगों को काम भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है, रोज़गार मिलता है उनको। ये फेस्टिवल्स हैं जो हमें मतलब हमारी बेसिक मिट्टी से जोड़ते हैं एक तरह, और जो लोअर लेवल के सभी मजदूर वगैरह हैं उनकी इनकम का एक सोर्स होता है और हम दोबारा अपने बेसिक चीज़ों पे आते हैं, आर्टिफिशियल चीज़ों की बजाय मतलब इन प्योरिटी की ओर जाते हैं और ये मिट्टी प्योरिटी का भी सिंबल है एक तरह का। वहीं सिरसा निवासी जीवन देव ने बताया कि वे मिट्टी से बने करवे डेकोरेट करते हैं, लोग भी उनके उत्पाद को खूब पसंद कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर लोग देश में निर्मित उत्पाद खरीदेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और राज्य पुलिस नोडल अफसरों के साथ आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों संबंधी चंडीगढ़ में 1 दिवसीय कॉन्फ्रेंस एवं समीक्षा बैठक की। इस बैठक के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और लद्दाख के मुख्य निर्वाचन अफसरों और राज्य पुलिस नोडल अफसरों के साल 2024 में होने वाली लोकसभा चुनाव की तैयारियों संबंधी विस्तार पूर्वक प्रस्तुतियां दी। बैठक में निर्वाचन आयोग की टीम को राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति, मतदाताओं और पोलिंग स्टेशनों के विवरणों और आगामी चुनाव से संबंधित हर तरह की तैयारियों से अवगत करवाया गया। भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और राज्य पुलिस नोडल अफसरों को त्रुटि रहित वोटर सूची को सुनिश्चित बनाने, एसएसआर के दौरान की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों, मतदाताओं की रजिस्ट्रेशन संबंधी अलग अलग सूचकांक में सुधार करने, सभी योग्य मतदाताओं की रजिस्ट्रेशन और मृतक एवं डुप्लीकेट वोटरों की वोट काटने और चुनाव संबंधी लॉजिस्टिक्स जरूरत संबंधी तैयारियों के लिए सुझाव और निर्देश दिए। एक निजी संस्थान के कार्यक्रम में संबोधित करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि इस दूसरी तिमाही में जीडीपी विकास के आंकड़े चौंकाने वाले हो सकते हैं। आरबीआई ने इस साल की दूसरी तिमाही में 6.5% विकास दर का अनुमान जताया है। आरबीआई गवर्नर ने भरोसा जताया कि भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था के मद्देनजर देश में निवेश की स्थिति में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के रोड मैप पर काम जारी है। पूरी दुनिया की आर्थिक विकास यात्रा में भारत की हिस्सेदारी 15% है, जो 2028 तक 18% तक जा सकती है। क्रिप्टो करेंसी पर अपना रुख दोहराते हुए उन्होंने कहा कि ये उभरती अर्थव्यवस्थाओं की आर्थिक स्थिति के लिए एक बड़ा खतरा है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों के एथलेटिक्स इवेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए मेडल अपने नाम किए हैं। एथलेटिक्स में अभी तक हरियाणा के खाते में 5 पदक आए हैं, जिसमें 4 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। विक्रांत पंचाल ने 400 मीटर रेस में और निर्भय ने डिस्कस थ्रो में रजत पदक जीता है। हरदीप ने 20 किलोमीटर रेस वॉक में कांस्य पदक जीता। खिलाड़ियों के उल्लेखनीय प्रदर्शन पर टीम मैनेजर जितेंद्र बांगड़ ने कहा कि ये सब हरियाणा सरकार के खेल नीति के कारण ही संभव हो पाया है। खेल नीति के अनुरूप प्रदेश के खिलाड़ियों को जो सुविधाएं मिल रही हैं, आज उनकी बदौलत युवा खेल में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। हम हरियाणा के लिए एक नीरज चोपड़ा ही नहीं बल्कि अनेक नीरज चोपड़ा बनाएंगे। राष्ट्रीय खेलों में आने वाले दिनों में खिलाड़ी और भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन ने अच्छे ऐसे सिस्टम सेट करके हमारे को यहाँ अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की है और जो खेल पॉलिसी है हमारे हरियाणा राज्य की वो बहुत अच्छी है और ज़्यादा बच्चों को फैसिलिटी मिल रही हैं, ज़्यादा हमारे को ग्राउंड ट्रैक वगैरह अच्छे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इन फ्यूचर इस पॉलिसी के तहत हम शायद और ज़्यादा अच्छा बेटर करेंगे। एक नीरज चोपड़ा नहीं, हम कई नीरज चोपड़ा पैदा करेंगे इस पॉलिसी से, खेल की पॉलिसी के द्वारा। डिस्कस थ्रो में रजत पदक विजेता निर्भय ने अपनी उपलब्धि के लिए परिवारजनों और अपने कोच का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे खेल के लिए प्रेरणा अपने पापा और ताऊ जी से मिली है। पापा मेरे कोच हैं और ताऊ जी डिस्कस और शॉट पुट थ्रोअर रहे हैं। निर्भय ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत खिलाड़ियों को विभिन्न सुविधाएं दी जा रही हैं। खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार मिलते हैं और खेल आधारभूत ढांचा विकसित होने से खिलाड़ियों को बहुत लाभ होता है। मैं यहाँ नेशनल गेम्स गोवा में 2nd पोजीशन आई है मेरी और मैं हरियाणा टीम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। भिवानी में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे पापा मेरे कोच हैं, फैमिली से ही है इंस्पिरेशन। वो मेरे पापा कोच हैं, मेरे ताऊ जी भी डिस्कस थ्रो शॉट पुट थ्रो रहे हैं, तो मैंने भी उनको देख के स्टार्ट किया है। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का सबसे अच्छा है, सबसे अच्छी फैसिलिटीज़ देते हैं, बढ़िया कंपटीशन कंडक्ट करवाते हैं और कहीं भी खेलने जाओ बढ़िया फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, किट देते हैं अच्छी। वहीं पदक विजेता विक्रांत और हरदीप ने भी अपनी जीत के लिए अपने परिवारजनों व कोच का धन्यवाद व्यक्त किया। विक्रांत ने भी हरियाणा की खेल नीति की सराहना की। 400 मीटर इंडिविजुअल एंड 400 मीटर रिले रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एंड कल मैंने अपना 400 मीटर में सिल्वर मेडल जीता है।
जिसके लिए मैं अपने कोच, अपने फादर को बहुत थैंक करता हूँ और हमारे टीम मैनेजर जो हरियाणा से आए हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 20 किलोमीटर रेस वॉक में हरियाणा की तरफ से बहुत सपोर्ट है, खाना अच्छा है, फैसिलिटी बहुत अच्छी है। सर हमारा मेडल आता है तो अच्छा अवार्ड मिलता है हमको। अब गुरमीत एंड कर्ण राठी प्रैक्टिस करवाते हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो रही है और साई बहुत सपोर्ट करती है, अच्छा खाना देती है। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन के साथ इस बार के राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर मोगा खेल प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। गोवा के लोग मोगा को काफी पसंद कर रहे हैं। गोवा में चल रहे राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मोगा सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। खेलों की शुरुआत से पहले मोगा से जुड़ा एक राज्यव्यापी अभियान भी चलाया गया था, जिसका थीम था मोगा कहाँ है। यह अभियान गोवा के लोगों में काफी लोकप्रिय हुआ था। गोवा के लोग मोगा को काफी पसंद कर रहे हैं। गोवा भी खुश होकर लोगों से मिल रहा है। खास तौर से बच्चे मोगा के साथ सेल्फी खिंचवाते और डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। मोगा के साथ अच्छा लगा, मोगा के साथ और है ना डांस करना अच्छा लगा, मोगा के साथ डांस करना अच्छा लगा और मोगा के साथ एंजॉय की वो अच्छा लगा, मोगा अच्छा है। नेशनल गेम्स के लेके गोवा में काफ़ी एक्साइटमेंट है। वैसे गोवा देखने जाए तो टूरिज्म प्लेस के हिसाब से ज़्यादा फेमस है, लेकिन जैसे जैसे इस तरह के नेशनल गेम्स वगैरह जैसे बड़ी इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज होने लगेगी तो गोवा कुछ अलग ही लेवल पे पहुँच जाएगा। किसी भी बड़े खेल आयोजन में शुभंकर की अहम भूमिका रहती है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।